आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि एनटीए नेट जेआरएफ एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। और उसी नेशनल लेवल का एग्जाम जहां पे लगभग 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। मास कम्युनिकेशन से सबके सब्जेक्ट से लगभग 10,000 लोग फॉर्म भरते हैं। उसमें से 8,000 लोग अगर एग्जाम में अपीयर हुए तो मात्र 50 या 60 लोगों का जेआरएफ होता है। और ये जेआरएफ अचीव किया है इस बार अंजलि जी ने। अंजलि जी को सबसे पहले तो बधाई और स्वागत है अंजलि जी इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और अभी ये एग्जाम आपको वेलकम पता है जी। कि कितना इम्पोर्टेंट है, कैसा फील हो रहा है आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है अब तो। एक तरीके से सर बहुत ज्यादा ये नहीं पता मुझे मैं खुश हूं कि नहीं, लेकिन सर मैं बहुत ज्यादा टेंशन फ्री हो चुकी हूँ। अब मुझे थोड़ी वरीज जो मैं एक एग्जाम के बाद सर जो 20 दिन का पीरियड था इतना टेंशन में निकला है सर, बट एकदम से अब टेंशन वैनिश हो चुकी है मेरी। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है, फ्री जी। फील कर रही हूँ। यस सर। बहुत अच्छा। तो अंजलि जी ने आपका कहा कि पहले तो बहुत आप शायद टेंशन में थी, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है एग्जाम। जब आपका रिजल्ट जब तक नहीं आता, और हर किसी के साथ आई थिंक ऐसे होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका जब सक्सेस आप रिजल्ट आया, तो आपके साथ साथ हम्म। फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब उनको पता चला? सर एक्चुअली जब प्रोविजनल आंसर की आई थी, प्रोविजनल आंसर की को ऑलमोस्ट 20 डेज हो चुका है। तो 20 डेज पहले जब आया था सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया था अपने मार्क्स, तभी घर वालों को तो हो गया था कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा। बट सर मैं ही थोड़ा सा वरीड थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप पता कट ऑफ थोड़ी और ज्यादा, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से सर बढ़ ही रही है, एक भी बार कम नहीं हुई है जब से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। तब से कट ऑफ बढ़ ही रही है। तो मैं वही सोच रही थी कि नहीं इस बार, क्योंकि सर जो मैं लास्ट टाइम से हो रहा है मेरे साथ, सर कुछ कुछ मार्क्स से ही मेरा जेआरएफ छूट रहा है, नेट हो रहा है, छूट रहा है ना। तो सर मुझे अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, कि मुझे लग रहा था नहीं इस बार भी शायद नेट ही दे देंगे, नेट ही हो जाएगा, ऐसा फील आता था। तो घर वाले मुझे मोटिवेट करते रहते थे, नहीं तेरा होगा तेरा होगा, टेंशन मत ले, अब ये है कि एटलीस्ट रिजल्ट तक वेट कर। मैं सोच रही थी नहीं अब और प्रिपेयर करती हूँ, सर के साथ फिर से क्लासेस लेती हूँ। बट घर वालों ने बोला नहीं वेट कर, तेरा 100% होगा। तो दे वर जस्ट मोटिवेटिंग मी थ्रू आउट दी जर्नी। परिवार यस का, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम आगे यस बात सर। करेंगे। अंजलि जी, आपने कब डिसाइड किया कि मुझे नेट जेआरएफ, यानी आपको टीचिंग फील्ड में या फिर रिसर्च फील्ड में ही जाना चाहिए, इसके बारे में बताइए। सर इन लास्ट सेमेस्टर ऑफ माय मास्टर डिग्री, सर जब मेरा मास्टर्स हुआ था 2021 जून में, तो सर जब मैं डिजर्टेशन बनाने के लिए होता है ना सर फाइनल सेमेस्टर में, हम्म। तो मैं उसी पे काम कर रही थी। तो सर उसी में मुझे काफी इंटरेस्ट आया। और सर इनिशियली इट वाज हार्ड कि मतलब कैसे टॉपिक डिसाइड करूं उस टाइम पे ही। और फिर इतना सर एक साथ से कभी मास्टर्स तक सर इतना कभी पढ़ा नहीं था मैंने, जितना अपनी डिसर्टेशन में पढ़ा, जितने एफर्ट्स मैंने अपने पुट किए उसमें। सर उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यस मतलब मैं पढ़ सकती हूँ, मुझे इंटरेस्ट आ रहा था उस चीज में। मैंने खुद से काफी कुछ, सर पूरा डिसर्टेशन मैंने खुद से लिखा। तो मुझे लगा कि हाँ मतलब मैं इस चीज को कर सकती हूँ, पढ़ाई में मैं आगे अपना करियर बना सकती हूँ। तो मुझे एकेडमिक्स का लगा कि यस एकेडमिक्स एक ऐसा करियर है जिसमें मैं डेफिनेटली एक्सेल करूंगी। तो उसके बाद सर आई वाज अवेयर, मेरे काफी फैकल्टी सभी ऑलमोस्ट सर एकेडमिक्स में यही क्वालिफिकेशंस लेके आते हैं, नेट जेआरएफ एंड फिर पीएचडी सभी ये करते ही हैं। तो सर मुझे अवेयरनेस थी इस एग्जाम को लेके। तो बट मैंने मास्टर्स में कभी इस चीज को सीरियस नहीं लिया। तो आफ्टर मास्टर्स मैंने डिसाइड किया जब मेरे एग्जाम हो गए थे, तो कि आफ्टर मास्टर्स मैं इस एग्जाम को एक बार ट्राई करूंगी डेफिनेटली, तो एग्जाम को दूंगी। तो सर मैंने विदाउट गिविंग आई मीन थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, कुछ भी नया ट्राई करने से पहले, मैं फोर्थ सेमेस्टर में एक्चुअली सर कंटेंट राइटिंग की जॉब करने लगी थी। फोर्थ जी सेमेस्टर जी। में इंटर्नशिप, फिर उसके बाद मैंने जॉब कंटिन्यू की थी टिल द एंड ऑफ 2021। जी जी। सर बाहर ही थी मैं। तो फिर जी तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं आफ्टर माय एग्जाम्स ऑफ फाइनल सेमेस्टर मैं उसके बाद अपना एग्जाम प्रिपेयर करना स्टार्ट करूंगी। तो मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की। बट एक्चुअली सर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था पढ़ने में, तो मैंने पूरा टाइम ऐसे ही कर दिया। और फिर सर बाद में पता चला था ड्यू टू कोविड ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुका था सर मई में ही, ऑलरेडी जी। 2021 में। तो जी ये कि मुझे लग रहा था अभी साइकिल ओपन नहीं होगी वापस से, अब तो डायरेक्टली एग्जाम होगा। तो फिर मैंने जी। छोड़ दिया था, कि सोचा था कि अब जब
भी नेक्स्ट टाइम आएगा तब भरूंगी फॉर्म। हम्म। बट ये सर फिर उसके बाद पता नहीं फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो गई थी, तो मेरे मतलब कि सारे जो लकीली दोस्त आपके लिए। हुवर अराउंड मी तो जी। उन लोगों ने मुझे फॉर्म फिल करने बोला, तो मैंने भरा था सर, बट विदाउट प्रेपरेशन आई गेव दैट अटेम्प्ट। दैट वाज माय अच्छा। फर्स्ट अटेम्प्ट। जी। और नवंबर में एग्जाम था सर, तो कुछ खास हुआ नहीं था, आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, और 21 हुआ भी नहीं था सर। जो 2021 का नवंबर था, वो कोविड का दौर हाँ वाला हाँ जो एग्जाम था। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, तो उसके कुछ नहीं बाद था। अपन बात करेंगे। हालांकि मैं लर्नर्स को बता दूं कि अंजलि जी ने इस बार जो मार्क्स लेके आए हैं, मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छा मार्क्स है। और आपने 2O10 यानी 208 नंबर लेके आए हैं। 202 कट ऑफ का मार्क था। अच्छा मार्क है। यस। और क्या आपको आपके फैमिली में कुछ इस तरीके के बैकग्राउंड रहा है कि जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या प्रोफेसरशिप हैं पहले से, या फिर कभी ट्राई किया है किसी ने? जी। कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं, एकेडमिक्स में कोई भी नहीं है मेरी फैमिली बैकग्राउंड में, कोई भी। अच्छा, तो आपके लिए एक जाहिर सी बात है चैलेंज रहा होगा। आपने खुद गई होंगी हाँ आप सर। मास्टर अपने आप से एक्सप्लोर करना है कि हाँ। हाँ, ये फील्ड क्या है, कैसा है। इवन सर मास्टर्स भी, मतलब मेरी फैमिली में एक मेरा मेरा खुद का भाई है, मेरा एल्डर ब्रदर, उसने ही मास्टर्स किया है। इवन मास्टर्स भी नहीं किया है लोगों ने सर मेरे सिबलिंग्स में। जी जी। तो ये है कि मास्टर्स किया, फिर उसके बाद एकेडमिक्स में एंटर की सर, आई एम द वन जिसने जी। किया ये। फ्यूचर एंडेवर के लिए आपको ढेर सारी बधाई। लेकिन क्योंकि आप जो है अब असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्वियसली PhD करेंगी, आप बनेंगी, उसके बाद एसोसिएट, फिर प्रोफेसर। ये जर्नी लंबी है लेकिन यस बहुत सर। एक हाँ रिस्पेक्टेबल बहुत जर्नी है। लंबी। तो हम आगे बात यस। करते हैं कि जो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे JRF करना है, इस हम्म JRF की जर्नी में जाहिर सी बात है, जब हम हम्म बड़ा काम करते हैं, कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो हाँ। चैलेंजेस भी आते हैं। इन चैलेंजेस, हम्म कैसे चैलेंजेस रहे आपकी लाइफ में, आपकी इस पूरी करियर में, JRF की जर्नी में, और उसको आपने टैकल कैसे किया? सर जब मैंने आपको बताया जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था, बट उसके बाद सर मैंने जनवरी 2022 से अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था कि हाँ एक बार एग्जाम देके सर समझ आता है ना कि हाँ ये डुएबल है, जी। अच्छे से पढ़ेंगे तो डुएबल लगने लग गया था सर मुझे। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी मुझे लगा कि हाँ ये मैं डेफिनेटली क्रैक कर सकती हूँ सर। फिर मैंने मतलब ये कि मैंने इस एग्जाम को अपनी लाइफ बना लिया था। मैंने ये सोच लिया था मैं कुछ नहीं करूंगी सर, मैंने ये सोच लिया था पहले, सबसे पहले इस एग्जाम को क्रैक करना है, ये मेरे फिक्स था मेरे दिमाग में। तो सर मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। इनिशियली सर मैंने जनवरी में स्टार्ट की थी प्रेपरेशन, और मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी सर टिल द एंड ऑफ जून। मैंने प्रेपरेशन सेल्फ स्टडी से ही की थी सर। आई यूज टू रीड बुक्स, केवल जे हो गई, वीरबाला अग्रवाल हो गई, सीमा हसन हो गई सर, कुछ बुक्स थी, बेसिक बुक्स हैं ये, आपको पता है। तो ये मैंने की थी फॉलो। फिर सर मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन कर रखा था, सीएन एकेडमी ऑफ मीडिया। तो वो मैंने ग्रुप ज्वाइन कर रखा था। तो सर वहां पे मैं लोगों को इंटरेक्ट करते देखती थी तब। और सर आपके जो फ्री सेशंस रहते थे तब, तो मैं उनको ज्वाइन करती थी। फ्री सेशन सर मैंने आपके सारे ही अटेंड कर लिए थे जब मैं सेल्फ स्टडी करती थी, सारे सारे ही देख लिए थे बहुत। सर जो मेरे को क्लैरिटी एक्चुअली बुक से सर मुझे अच्छा लगता था, मुझे हैबिट भी थी, सारी चीजें पढ़ रखी थी। बट सर जो क्लैरिटी आई ना वो सर आपके यूट्यूब वीडियो से ही आई थी मुझे। मैंने वो देख के मुझे क्लैरिटी आई। और सर मुझे लगता था एक टाइम को कि हाँ मुझे लेना चाहिए आपका कोर्स अटेम्प्ट, मतलब मेरे को अन अकेडमी पे आप पढ़ाते थे तब, तब मुझे लगा कि हाँ मुझे लेना चाहिए कोर्स। तो फिर एक दो जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स बने आपके ग्रुप में से, जैसे एकता हो गए, एकता से सबसे पहले मेरी कांटेक्ट हुआ था सर। तो एकता जब आपकी प्लस लर्नर थी, तो फिर मैंने उससे एक बात की। और सर उन लोगों को, शिल्पी मुखर्जी, ये सारे लोग जब आपके सेशंस में जो रैपिड फायर मोड में सर आंसर्स करते थे ना, तब फील होता था मैं बहुत ज्यादा पीछे हूँ। इन लोगों को देख के लगा कि हाँ भाई कोर्स लेना पड़ेगा सर। फिर मैंने आपका ज्वाइन किया था इनिशियली स्टार्टिंग में सर। मैं श्योर हूँ आपको फील नहीं आया होगा कि मैं न्यू लर्नर थी, राइट सर? आपको फील नहीं आया बिल्कुल। होगा। मैं लर्नर्स हाँ हाँ मतलब सुनने वालों को मैं बता दूं कि पहले मैं अनअकैडमी पे फैसिलिटेट करता था। लगभग 2.5 सालों तक हाँ फैसिलिटेट किया। उस दौरान की आप बात कर रही हैं। हाँ बहुत सारे हाँ लर्नर्स हाँ हाँ पहले ही, तब। उससे पहले भी बहुत सारे लोग JRF क्वालिफाइड हो चुके थे। उन दिनों जो जिन लोगों ने हाँ नेट क्वालिफाई हो चुके थे या प्रिपरेशन कर रहे थे, पोल का ऑप्शन रहता हाँ है। अब तो मैं से अनअकैडमी पढ़ाता हूँ, तो पोल में सीएन एकेडमी। आता रहता है कि हाँ किन किन लोगों ने सही आंसर क्लिक किए, किन लोगों ने नहीं क्लिक किए। तो इसकी आप बात कर रही हैं, जाहिर सी बात है बहुत अच्छा रहता है हाँ। आपने कम्पिटिटिव से जो जो भी कम्पिटिटर है उनसे सीखना, है ना। तो एक अच्छी बात है। हम्म। अच्छा, ये प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी रही है, आपकी रूटीन कैसा हाँ रहा कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप कितना टाइम देती थी अपने प्रिपरेशन में? हाँ सर आप जो मेरा चैलेंज पूछ रहे थे ना सर, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं दोनों पेपर को सर कंपैटिबल, एक तरीके से मैं क्या कहूँ सर, एक सिंक नहीं कर पाती थी, दोनों को साथ में नहीं पढ़ पाती थी सर। जी। मैं मेरे अंदर सर दो चीजों पे फोकस नहीं कर पाती एक साथ।
और बट पेपर तो सर हम लोगों का साथ में होना करना भी जरूरी था, अगर एक पेपर को छोड़ दिया तो सर हो गया। तो ये था कि मैं क्या करती थी सर, मैं डेज डिस्ट्रीब्यूट कर लेती थी कि इतने दिन में पेपर 2 पढ़ूंगी, इस इतना फिनिश करके फिर मैं पेपर 1 पढ़ूंगी, ऐसे ऐसे करके सर पढ़ती थी। तो मैंने अपना टाइम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया सर, मैंने एक दिन में ऐसे प्रिपेयर नहीं किया कि एक दिन में दोनों पेपर को लेकर चलना, मेरे से नहीं हो पाता था। तो ये है कि सर दोनों पेपर को मैंने इसी तरीके से क्या पढ़ा वो है। डिस्ट्रीब्यूशन कई बार एक सप्ताह से ज्यादा जाता था कि एक सप्ताह मुझे पेपर 1 पढ़ना है, अगले सप्ताह अ, से मुझे पेपर 2 सर पढ़ना है? मैं ट्राई तो यही करती थी कि मैं एक हफ्ते से ज्यादा एक पेपर को नहीं दूसरे पेपर पे स्विच करूंगी, क्योंकि सर वो छूट जाता है एक तरीके से, वो एक ऐसा लगता है कि वी लेफ्ट इट बिहाइंड, ऐसा फील आने लगता है एक पेपर को छोड़ जी दो जी तो। जी जी तो मैं ट्राई करती थी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं, बट कभी कभी क्या है सर, हम थोड़ा प्रोकेस्टिनेशन सबके अंदर होता ही है सर, जी जी जी। हम टारगेट कुछ बनाते हैं वो अचीव 90% ही कर पाते हैं, 90% भी बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं कर पाते। तो हम्म। ये है कि सर एक दो दिन एक्सटेंड हो जाता था, बट एक हफ्ते का ही मैं लेके चलती थी, ऐसा था। जी। अच्छा, रूटीन की जब हम लोग बात कर रहे थे तो कितना घंटा देना चाहिए लर्नर्स? एक सवाल उनका एक कॉमन रहता है कि हाँ, कितने घंटे एक दिन का देना चाहिए जेआरएफ के लिए अगर जब प्रिपेयर कर रहे हैं? अगर जो फ्रेश लर्नर्स हैं, जो मतलब अपनी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं सर, उनको मैं सजेस्ट करूंगी उनको तो काफी अच्छा टाइम देना चाहिए सर। एटलीस्ट ये है कि इनिशियल लेवल पे वो जितना दे सकते हैं मैक्स टू मैक्स उतना उनको देना चाहिए सर, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हमारा पेपर अब फैक्चुअल आता है, अब तो रट्टा बेस्ड पेपर आने लग गया है सर, सीरियसली बहुत जी ज्यादा फैक्चुअल कंटेंट पूछते हैं वो। पहले कॉन्सेप्चुअल पेपर आता था, बहुत अच्छा पेपर आता था सर पहले, आपको भी सर फील होता होगा ये चीज, तो पहले अच्छा आता था तो सर। बट ये जो भी है लॉजिक भी सर, अगर फैक्चुअल में भी आपको लॉजिक लगाना होता है, लॉजिक जी लगाने के लिए आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उसके जी। लिए मैं बोलूंगी जो फ्रेश लर्नर्स हैं उनको एटलीस्ट अपना सब मैक्स टू मैक्स टाइम डिवोट करना चाहिए, बिल्कुल। एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स पढ़ना चाहिए डेली। बट जो रिपीटेड हैं सर, वो ये है कि उनको तो रिवीजन पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए। वो अगर 4 to 5 आवर्स भी अगर अपने थ्रू आउट 6 मंथ्स देते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। आपने बताया यस। था कि आप जॉब कर रही थी, फिर आपने कब जॉब छोड़ने के का मन बना लिया कि मुझे जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करना चाहिए? जी सर जब मैंने फर्स्ट टाइम तो सर मैं जॉब वॉब छोड़ी ही नहीं थी, बिल्कुल सीरियस नहीं थी सर। बट जब मैंने 2022 में अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि हाँ एग्जाम है, तो सर मुझे फील आने लग गया था छोड़ दूं जॉब। बट सर क्या है, एक अब इस एज पे जैसे आफ्टर मास्टर्स ये फील होने लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। थोड़ा अपने सराउंडिंग में अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखो सर, सभी सेटल होने लगते हैं इस एज पे। तो हम्म। ऐसा लगता था कि नहीं, तो सर मैंने क्या किया, मैंने अपना टाइम स्लॉट ऐसे कर लिया था कि मैं जैसे 1 घंटा जैसे थोड़ा ऑफिस का काम किया, फिर पढ़ लिया, फिर ऑफिस का काम कर लिया, फिर पढ़ लिया, इस तरीके से मैं करती थी। कंटेंट मैंने राइटिंग था, छोड़ा वर्क नहीं था। फ्रॉम होम था आपके लिए, हाँ, हाँ तो ये हाँ ज्यादा हाँ, बेहतर तो था। ये सर और स्पीड भी बढ़ जाती ना सर कर करके, तो ये कि मैं कर लेती थी मैनेज, ऐसे किया मैंने। आपके इस जज्बे को सलाम कि आपने जो इस तरीके से काम करते हुए पढ़ाई करी। बहुत सारे लोग लर्नर्स के लिए एक सीख वाली बात होगी कि आप जब आपकी हाँ। एक फिनेंशियल सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम है, फैमिली, जब आप इस एज पे हैं जहाँ पे आपको अपने ब्रेड के लिए खुद सोचना है, तो आपको पढ़ना भी है, हम्म। पढ़ाई और उसके लिए अलावा फिर कमाना भी है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट यस। बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये पूरे जर्नी के दौरान रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार आपने रिवीजन किया या नहीं किया? जी सर एक्चुअली आई थिंक ये सर मुझे सजेस्ट नहीं करना चाहिए लोगों को, बट सर पीवाईक्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब ये आप सर जैसे एक एजुकेटर होता है, एजुकेटर तो आपकी बहुत हेल्प करता ही है पढ़ाने जी में, जैसे जी एजुकेटर तो पीवाईक्यूज कराता ही है, उसकी तो जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेटर के साथ साथ अगर आप जितना पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं ना, आप ये मान लीजिए सर कि आप उसको अपनी प्रेपरेशन को एक लेवल पे बढ़ा रहे हो, एक अच्छे लेवल पे ले जा रहे हो। पीवाईक्यूज इतना मेजर रोल प्ले करते हैं, जी पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं बोलूंगी, क्योंकि पीवाईक्यूज ही हैं जो आपको एक तरीके से गाइड कर सकते हैं, सबसे बड़ा गाइडेंस आपको पीवाईक्यूज से मिलता है सर। जी जी दूसरा, आप रिवीजन का बोल रहे हैं सर, एक्चुअली सर मैं रिवीजन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ सर, मुझे रिवीजन करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, मुझे बहुत बेकार लगता था सर, रिवीजन नहीं होता था। तो सर मैं क्या करती थी, जैसे एक चीज मैंने, जैसे आपका कंटेंट पढ़ लिया, कोई टॉपिक है सपोज मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है सर, आपका पढ़ लिया मैंने, फिर मैं उसी चीज को किसी और सोर्स से पढ़ लेती थी, जिससे रिवीजन हो जाता था। बट मुझे एक कंटेंट सर दोबारा पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी थी, ऑल्दो मैंने पढ़ा है सर, आपकी जैसे पीडीएफ तो ऑब्वियसली रिवाइज करती थी, वो बहुत अच्छी सर, आप इतने डेकोरेटिव वे में बनाते थे, इतनी इंटरेस्टिंग पीपीटी लगती थी, बहुत ही। तो सर पीपीटीज तो पढ़ लेती थी क्योंकि वो सिस्टमेटिक होती थी, बट मैं जो खुद के नोट्स बनाती थी ना सर, वो मुझसे पढ़े नहीं जाते थे दोबारा, तो मैं उसको किसी और सोर्स से पढ़ लेती थी, ऐसा जी करती जी। थी।
तो अच्छा, रिवीजन भी हो जाती थी। आप जैसे जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम्म। कब करना चाहिए? क्या स्टडी शुरू करने से के दौरान, या पहले, या फिर बाद में? सर जो न्यू लर्नर्स हैं उनको मन नहीं करता होगा सर पीवाई यूज करने का, आई एम श्योर। क्योंकि मेरे साथ भी सर ये होता था, क्योंकि ना जब पहले लगता है कि पहले हमको लगता था कि हमारा बेस है नहीं, हमको कुछ आता नहीं है, हम पीवाई यूज करेंगे तो हमको कुछ फायदा नहीं होता उसका, उसको उनको लगता है कि कुछ आता नहीं है, हमको क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, उनको फील आता है। तो ये जो फ्रेश लर्नर्स है उनको एटलीस्ट 1-2 महीने कुछ 4 to 5 यूनिट्स कवर करने के बाद, एक बार आपसे जैसे पढ़ रहे हैं तो उनको 4 to 5 यूनिट्स कवर करने के बाद पीवाईक्यू स्टार्ट करनी चाहिए। जी जी क्योंकि सर अगर हम कुछ यूनिट्स नहीं भी पढ़ते हैं, जैसे बाकी के जो स्टार्टिंग के 5 यूनिट्स को छोड़ के अगर नहीं भी पढ़ते हैं ना सर, हमारा एक बेस प्रिपेयर हो जाता है, तो हम बना पाते हैं क्वेश्चंस को। बट जो रिपीटर्स हैं उनको तो मैं बोलूंगी सर, उनको पीवाईक्यूज ही से ही स्टार्ट करनी चाहिए अपनी जी, जो प्रेपरेशन। दूसरी बार दे रहे ये हैं है। या फिर जो पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, जो जी जी रिपीटर्स हैं ठीक। उनको। जी ठीक है। पेपर वन के लिए कौन से यूनिट, किसी पर्टिकुलर यूनिट के लिए आपका विशेष कोई प्लान हो या कोई स्ट्रेटेजी हो तो आप सजेस्ट करिए। और पेपर टू के लिए भी, कि आपको जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन अगर नहीं समझ आते हैं, प्रैक्टिस वाली कुछ यूनिट हैं, तो कैसे आप उसको हाँ हाँ करते हैं? हाँ, प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं। जैसे डीआई हो गया, एमआर हो गया और लॉजिकल रीजनिंग, ये जी प्रैक्टिकल यूनिट्स है हमारे पेपर में। जी और आईसीटी का भी कुछ पोर्शन है सर, जो अब काफी न्यूमेरिकल है, जो आने लग गया है अब बहुत ज्यादा, पहले पैटर्न चेंज हुआ है सर। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको हमको रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज सर सम देर आर स्टूडेंट्स जो ना डीआई को बहुत लाइटली लेते हैं, उन लोगों को लगता है कि हाँ डीआई तो हम पेपर में जाके कर लेंगे, ऐसा फील करते हैं। बट सर पता है यही सबसे बड़ी ड्रॉबैक हो जाती है हमारे प्रेपरेशन में सर, क्योंकि ये वाला अटेम्प्ट, इसमें तो सर डीआई डुएबल था। जो मार्च वाला अटेम्प्ट था सर, उसमें डीआई हमारे शिफ्ट का मास कॉम का बहुत टफ था सर, बहुत टफ आया था, मतलब लोगों से नहीं बना था, इवन मुझसे तो बना ही नहीं था सर। तो जी वही मैं बोल रही हूँ कि एक डीआई पेपर को आपके ये मान लीजिए आपका क्रैक करने की लेवल को बढ़ा भी सकता है, अगर आपका पूरा हो गया है, अगर नहीं हुआ है ना सर, वो बहुत कम मार्क्स कर देता है आपका डीआई। जी जी तो ये कि आपको डीआई रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए, डेली एक करिए, बहुत है, मोर देन इनफ है। आपको प्रेपरेशन पे फिर उस यूनिट के ऊपर पर्टिकुलरली स्पेशली फोकस नहीं करना सर। जी जी जी। और ऐसे ही एमआर के साथ भी है, एमआर के साथ भी एक कॉन्सेप्ट्स को लेके चलिए कि ये टॉपिक का कुछ दिन प्रैक्टिस किया, कुछ दिन ऐसे प्रैक्टिस किया, ऐसे सेम विद द लॉजिकल रीजनिंग। हम्म। बाकी अच्छा तो अच्छा। सर पेपर टू को जैसे कवर करते हैं वैसे पेपर वन कीजिए, ऐसा है। पेपर वन के लिए बताएं, जैसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा आ रहे हैं आजकल, उसमें इन हाँ तीनों तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करें? हाँ सर, एक तरीके से जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड मान लीजिए, और कम्युनिकेशन मान लीजिए, और पीडीई, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। सर ये पेपर टू बेसिकली की भी बात करते थ्योरेटिकल हैं। यूनिट्स हैं, जी जी जी। इनसे सर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं। तो सर ये तो एक तरीके से एक बार भी अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर इन टॉपिक्स की, तो इनकी हम्म सर टेंशन ही नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका होगा। बाकी हम्म। रिसर्च मेथोडोलॉजी है सर, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं काफी प्रैक्टिकल, जी जी लाइक आपको एक तरीके से फिलोसफिकल क्वेश्चंस पूछ लेता है कि हाँ ये कोई भी चीज है उसमें कुछ भी आइडेंटिफाई करने दे देता है, जैसे वेरिएबल्स का ऊपर क्वेश्चंस आ गया। तो हम्म ये है सर बेसिक, इसमें तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगेन हम्म। अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं सर। जी बाकी ये है कि जैसे सर मैथमेटिकल रीजनिंग से भी कुछ स्टेटमेंट बेस्ड जी। क्वेश्चंस आए थे इस बार, कुछ तो वो फैक्चुअल भी आते हैं, तो एक इंफॉर्मेशंस तरीके जो से होते हैं, जो जो कुछ याद करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन याद करने हाँ वाले क्वेश्चन से कैसे हम लोग निपटें, क्योंकि बहुत सारा डेटा हो जाता है एग्जाम के टाइम में। जी। रिवीजन सर, रिवीजन रिवीजन इज द अच्छा। ओनली की फैक्ट, जो चीज लर्न न- करनी है उसके लिए तो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। अपना नोट्स बनाना कितने फायदेमंद है? नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर सिलेबस एक तरीके से अगर आप देखें तो समंदर जितना सिलेबस है नेट का, सिलेबस बहुत ह्यूज है, दोनों पेपर का मिला के बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट है वो सोचता है कि एक बार पढ़ने से हो जाएगा, तो नहीं होगा सर। क्योंकि आप जैसे सपोज 6 मंथ्स की जर्नी है, आपने जो फर्स्ट मंथ पे पढ़ा है ना, यू विल डेफिनेटली फॉरगेट अगर आप उसको दोबारा नहीं देखेंगे। तो नोट्स बनाएंगे तभी आप उसको दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, अदरवाइज तो आपको यही नहीं पता होगा कि आप क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो जी रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रिवीजन के लिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। अच्छा। यस तो सर। जैसे आखिरी के जो एक महीना होता है या फिर 15 दिन होते हैं जो एग्जाम के समय में, उस समय आपको जो कई बार हेजिटेशन होता हो, पैनिकनेस हो, या फिर प्रॉब्लम्स हो, उससे कैसे निपटते हैं? सर लास्ट डेज तो बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, क्योंकि सर एग्जाम्स ऑलमोस्ट डोर पे होता है हमारे। तो
और उस टाइम पे सर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर स्लीपनेसनेस आ जाती है, हम सो नहीं पाते हैं सर, नींद नहीं आती। जी हम ट्राई करते हैं, हम लोग सोचते बहुत हैं कि हाँ हम अपने एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देंगे, और कि हाँ चलो अब एकदम लाइटली पढ़ना है, अभी तक जितना पढ़ लिया अब लाइटली पढ़ेंगे, थोड़ा चिल रहेंगे। सर जी जी वही उन्हीं दिनों कभी चिल नहीं रह सकता, एक एस्पिरेंट बिल्कुल चिल नहीं रह सकता उस हम्म, टाइम सबसे ज्यादा। और सर सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से प्रोडक्टिविटी भी सर इन्हीं 15 डेज में आती है सबसे ज्यादा। जो हम जी 4 महीने में सिलेबस कवर नहीं करेंगे वो हम 15 डेज में कर सकते हैं, राइट सर। जी जी तो ये है कि प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा इसमें होती है, बट ये कि टेंशन फ्री भी सर, क्योंकि सर यही 15 डेज आपके पेपर आप किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं वो भी यही डिसाइड करता है। आपने इन दिनों टेंशन ले ली ना सर, वो सारा पेपर में निकल जाएगा। जी तो ये कि मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहिए, 1 घंटा पढ़िए, अगर आपको नहीं एक दिन मन नहीं करा तो 1 घंटा पढ़िए, बट डेली पढ़िए। ये जी है सो दैट आपको उन 15 डेज में आप लाइट माइंड से रह सके। लाइट माइंड बहुत मैटर करता है एक पेपर को क्रैक करने के लिए। जी जी। तो यही है सर। इस पूरे जर्नी के दौरान आपको जो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, हम्म रिलेशंस में डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग में डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे आप, डिस्ट्रैक्शंस बेसिकली कहेंगे कि उन सारे जो इंटरवीनिंग वेरिएबल हैं वो डिस्ट्रैक्शन से कैसे निपटेंगे आप? सर इनिशियली जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी उसमें मेरे लिए चैलेंजिंग था थोड़ा, डिस्ट्रैक्शन से सर मैं डील नहीं कर पाती थी। सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी अच्छे से, एकदम एक तरीके से इंटेंशनली डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, चीजें हो रही हैं ओके पहले हम्म ये कर लो, ऐसा लगता हम्म, था। बट सर फिर धीरे धीरे जब एग्जाम को लेके सीरियसनेस आई ना सर, तब लगता था कि नहीं, डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर ये अपने आप नहीं होगा, ये आप ही करेंगे, आप ही करेंगे, ये फील आने लग गया था। तो सर मैं यही करती थी कि अपने आप को आइसोलेट करती थी, क्योंकि अगर आसपास डिस्ट्रैक्शंस को सराउंडिंग में अगर चाहोगे कि यहीं पे हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके अपना फोकस करेंगे, नहीं हो सकता। सो आइसोलेशन इज मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी कि अपने हाँ आप मैं को एकांत आइसोलेट में करके रखना। जी हाँ। जी बिल्कुल हाँ ठीक है। आइसोलेशन, और सर दिमाग भी अपना आइसोलेशन में ज्यादा काम करता है, तो इसीलिए आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है एक एस्पिरेंट के लिए। वो एग्जाम हॉल में बैठ के आपको कैसा फील होता है जब एग्जाम दे रहे होते हैं तब? सर आपने जैसे 15 डेज का बोला ना सर, आपका मूड सिर्फ उन 15 डेज में जो आपका था प्रेपरेशन, उस वो मैटर करता है। 15 डेज में अगर आप चिल हैं तो आप एग्जाम हॉल में चिल रहेंगे, अगर आप 15 डेज में टेंशन में रहे हैं तो मे बी आपका वो टेंशन आपको एग्जाम हॉल तक लेके जाएगा। तो ये है कि सर, बट ये है कि अगर आप उसके बाद भी एक अच्छे से टेंशन फ्री होके अब सोचते हैं कि हाँ अब तो ये है कि ये 3 घंटे ही मेरा डिसाइड करेगा मेरा एग्जाम, मैं क्रैक करता हूँ कि नहीं, अगर आप इस माइंडसेट से पॉजिटिव हो जाते हैं। मैं सर बोल रही हूँ सर, प्रेपरेशन एक तरफ और एक वहां पे जो माइंडसेट है वो एक तरफ, वो आपका एग्जाम क्रैक करवाने में बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आपकी प्रेपरेशन अप टू मार्क भी नहीं है तो भी, अगर जी आप 100% तो सर कोई पढ़ के नहीं चाहता, बट ये कि अगर आप 80% पढ़ के भी आए ना और आप सेटिस्फेक्शन नहीं है आपके अंदर उस चीज का, बट आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है ना, बहुत अच्छा है, आप पेपर क्रैक करेंगे। तो एक माइंडसेट पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है कि ज्यादा से ज्यादा बस उस टाइम पे ये होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि मुझे डीआई के सारे क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, मुझे आरसी के सारे क्वेश्चन, ये है कि मुझे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, क्योंकि जी जी। हर क्वेश्चन का सर वही वैल्यू है, 2 मार्क्स। जी जी तो ये है कि माइंडसेट बहुत मैटर बिल्कुल। करती मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कुछ एक जो बातें हैं जो आपको, आप मैसेज देना चाहती हैं दूसरों के लिए? है। यही बोलूंगी, जो लोग आइसोलेशन से डरते हैं, घर के आइसोलेशन की बात कर रही हूँ सर मैं, कि घर में तो आपको आइसोलेशन होना रखना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि सर मे बी आप अपनी फैमिली में इकलौते होंगे जो आप इस चीज को के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे। तो वहां पे आपको अपने आप को आइसोलेट करना जरूरी है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके अलावा वहां पे ये चीज कोई नहीं कर रहा होगा। बट सर एक मोटिवेशन के लिए अपने आप को, एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स देने के लिए आपको अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं आपकी क्लासेस की बात कर रही हूँ सर, जब तक मैं आपकी क्लासेस लेती थी सर, मैं कभी टेंशन में नहीं रही, मैं सारे लोग से इंटरेक्ट करती थी, सारे उसी लेवल पे सब प्रेपरेशन करे, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। सर उनको देख के सर हम चलते रहते हैं। बट द मोमेंट आप अकेले हो जाते हैं, आपको लगता है कि सबका क्रैक हो रहा है, सबका हो रहा है, हम अकेले रह गए, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सर वो बहुत नेगेटिविटी आपके अंदर ला देता है, मे बी आपकी जर्नी को एक स्टेप बैक, आपको पुश बैक कर देता है सर। तो यही है कि अपनी कम्युनिटी से आप लिंक बना के हमेशा रखें, अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट में रहिए, अपने एजुकेटर से कांटेक्ट में रहिए,
क्योंकि वो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, वो सर आपकी चीजों को समझते हैं कि एग्जाम को क्रैक करना कितना टफ है इस चीज को। बट मे बी आपकी फैमिली वाले उतना ना समझे आपको, क्योंकि वो अल्टीमेटली उस चीज को प्रिपेयर नहीं कर रहे जी होते हैं। बस जी वो आपको वैसा मोटिवेट कर सकते हैं, सराउंडिंग दे सकते हैं बस। जी मेंटली आपको आपके फ्रेंड्स ही मोटिवेट कर सकते हैं, आपका एजुकेटर ही मोटिवेट कर सकता है। तो ये जी जी। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि एक ऐसा इकोलॉजी, एक ऐसा इन्वायरमेंट बिल्ड करना। और वैसे जैसे स्टडी कम्युनिटी की आप बात कर रही हैं, जो स्टडी ग्रुप्स हैं यस सर। उसकी आप बात कर रही हैं कि उनके साथ आप कनेक्टेड रहें, लगातार डिस्कशन करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन, ये सारी चीजें करते रहें। हमने बहुत सारे जैसे पर्सपेक्टिव पे बात किया, बहुत सारे डायमेंशन पे बात किया। चलते चलते कुछ एक दो मैसेज जो आप डिस्ट्रैक्ट हों, कई बार फ्रस्ट्रेटेड हों, कई बार आप दुखी भी होते हैं, तो उस दौरान अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपको कहाँ से इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट करती जैसे हमको कभी कभी लगता है कि जो स्टूडेंट्स काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनका नहीं हो पा रहा है सर, उनके लिए एक मोटिवेशन है सर, क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा फील कर पाती हूँ सर, क्योंकि लास्ट वो अटेम्प्ट से मेरा भी नेट क्लियर हो रहा था, जेआरएफ नहीं हो पा रहा था सर। मैं भी एक तरीके से लो, ये जून वाला अटेम्प्ट था सर, मैंने एक तरीके से मान लिया था कि अब मैं इसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दूंगी। ये नहीं था सर मुझे जेआरएफ नहीं करना था, मैंने ये सोच लिया था कि कुछ टाइम ब्रेक लेके फर्स्ट मैं इसके आगे जो मैंने सोच रखा है, लाइक मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना है, मैंने ये सोच लिया था आई विल फोकस ऑन दैट। क्योंकि मुझे लग रहा था एक एग्जाम को लेके मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ, मुझे फील आने लग गया था सर। एक फैलेसी भी होती है संकन कॉस्ट जी हमारे पेपर वन में सर, वो फील आने लग गया था कि इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया फिर भी हम उसी चीज के लिए लेके, ये फील आने लग गया था एग्जाम को लेके। बट यही है कि सर मेरा मैसेज यही है, जो लोग ऑलरेडी मतलब कुछ 2-4 नंबर से जिनका छूट रहा है, उनके लिए ये मोटिवेशन है सर मेरा, कि एक बार और अपने आप को टाइम दीजिए। और ये है कि मे बी आपका टाइम लाइन जो चल रहा है वो शायद आपको 6 मंथ्स और अपने आप को देने के लिए बोल रहा है। तो यही जी है कि जी। मैं यही बोलूंगी, इसको अभी क्विट मत कीजिए, गो गिव फॉर अप इट। मत मे करिए। बी जी। डिसम्बर अटेम्प्ट इज योर्स। ओके, यस। ऑल कुछ और भी बात अगर आप कहना चाहती हैं, बताना चाहते हैं तो बताइए। देर आर पीपल, देर आर स्टूडेंट्स जो मुझसे कुछ खुद आके पूछ भी रहे हैं सर कि कैसे कोई स्ट्रेटेजी बताइए, ये बताइए, वो बताइए सर। उनके लिए जैसे अगर वो इस वीडियो को देखते हैं सर, तो यही मेरा सजेशन है कि एक सेल्फ स्टडी अपनी तरफ होती है और एक गाइडेंस अपनी तरफ होता है। गाइडेंस सर, इस जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सर, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो गया है सर एग्जाम्स को लेके हमारी कंट्री में। जी तो यही है कि सर मेरा यही है कि आप इनिशियली सेल्फ स्टडी तो कीजिए ही, अगर आप इनिशियल मतलब फ्रेशर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेफिनेटली एक कोर्स को लीजिए, अपने पेपर 2 के एजुकेटर को फॉलो कीजिए, सेन एकेडमी ऑफ मीडिया। अब सर सेन एकेडमी ऑफ मीडिया पे ही पढ़ाते हैं, काफी टाइम हो गया है सर को पढ़ाते पढ़ाते। तो जी। यही है, हमारा तो सर वैसे भी पेपर रेयर है, तो इतनी अच्छी मतलब एजुकेटर के साथ गाइडेंस मिल रही है, तो एक तरीके से आप इसको फॉलो कीजिए। ये मेरा सजेशन है दोज हु रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। थैंक यू अंजलि यस जी, सर। आप आई और आप अपने बात बिल्कुल रखा सबके सामने। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लर्नर्स को पूरा मदद करेगा, ये पूरी जो हमारी बातें हैं, आपकी जो सक्सेस जर्नी है। तो थैंक यू, और आपके फ्यूचर एंडेवर के लिए बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। लर्नर्स आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप को कैसा लगा। और दूसरी बात है कि अंजलि जी से आप कुछ कम बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, और मैं अंजलि जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको रिप्लाई कर पाएं। जी। Thank you so much, sir. You ऑल राइट। played a very important role, sir. Thank you so much. थैंक यू।